हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी खासी से चल रही है, तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 यानी कि 10th क्लास की हिस्ट्री का। किसका? हिस्ट्री यानी कि इतिहास का। ठीक है, इतिहास का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। यानी कि आप लोगों ने अभी तक तो बहुत बार पढ़ लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। अब बारी है आप लोगों को टेस्ट लगाने की और ये खुद को परखने की कि कितने नंबर आपके आ रहे, कितने नहीं आ रहे। अगर यहाँ पे मैं कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ? 30 क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चन में आप लोगों को कम से कम 15 प्लस सही करने हैं। कितने? 15 प्लस सही करने हैं और सबको कमेंट करके बताना है कि कितने आपके सही हुए और कितने नहीं हुए। अगर किसी भी स्टूडेंट का 15 से कम सही होता है तो ये नहीं सोचना है कि उन्हें मतलब नहीं आता है। ठीक है, उन्हें दोबारा फिर क्या करना है? इतिहास को जाके फिर से रिवीजन करना है। ठीक है, कम आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आप लोग को कॉपी और पेन के साथ बैठना है, क्योंकि आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग को वहाँ पे टिक करना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का ए सही है तो आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का बी है तो वो लिखना है। ठीक है, तो बेस्ट तरीके से रिवीजन करेंगे हम लोग हिस्ट्री का क्लास 10 की, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। आप लोगों को बहुत ज़ोरदार से रिवीजन करना पड़ेगा। और जितने भी मार्क्स आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके रिवीजन के लिए भी बेस्ट होगा। और दूसरी बात कि यहाँ से क्वेश्चन आपका मेन एग्जाम में भिड़ भी सकता है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि समय 1 घंटा का है। ठीक है, पूर्णांक यानी 30 मार्क्स। जैसे कि पता है आप लोगों को कि सब्जेक्टिव एग्जाम का मार्क्स है 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्क्स है 30। ठीक है, अगर आप लोग सब्जेक्टिव तैयारी अच्छे से नहीं भी हो पाया तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हो तो भी आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए आज इतिहास के क्वेश्चन को। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन क्या है और आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है कि कितना सही हो रहा है आप लोग का क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, एक सेकेंड। आप लोगों को बताना कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए नंबर तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, यानी कि ऑप्शन ए का ए नंबर सही। ठीक है, आप लोगों को कॉपी में लिखना है। ठीक है जी, किसका कितना सही होगा कमेंट में बताना भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कावूर कौन था? बताइए कावूर कौन था। ऑप्शन नंबर ए सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सार्डिनिया पीडमोंट का सम्राट, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड का विदेश मंत्री। तो दोस्तों आप लोग इतिहास को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कावूर कौन था। कावूर एक तरह का सार्डिनिया पीडमोंट का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर, यानी 2 का बी। ठीक है, आप लोग को कॉपी में लिखते चलना है, आंसर देख के नहीं लिखना है। मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा उसी समय आप लोग आंसर पढ़ लेना है और अपना लिखना है कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? देखिए आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में आप लोग 2 नारी रूपक के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जर्मनी, दूसरा मारियान। तो मारियान कहाँ का है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आप लोग को पता होगा कि जो मारियान है ना, ये फ्रांस की नारी रूपक है। ठीक है, जैसे भारत की नारी रूपक कौन है? भारत माता हम लोग कहते हैं ना, भारत माता। ठीक है, असल में ये ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक है और इसको माना गया है ताकि लोगों के प्रति देश की भावना है। ठीक है, उसी तरह जर्मनी में भी एक काल्पनिक नारी रूपक है जिसका नाम है जर्मेनिया। क्या है? जर्मेनिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जर्मेनिया। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 3 नंबर का कितना सही होगा? 3 का ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताइए, जो यंग यूरोप था ना, इसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मेजिनी, ऑप्शन नंबर बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमेनुअल, ऑप्शन नंबर डी मुसोलिनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजिनी नहीं, यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था। ठीक है, तो 4 का कितना हो गया? ए नंबर। ठीक है, चलिए आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि लास्ट में कमेंट में आप लोगों को बताना कि किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशस कौन था? देखिए आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि कन्फ्यूशस कौन था? चीन का विचारक, चीन का सम्राट, या फिर चीन का सेनापति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्फ्यूशस जो था ना, ये एक प्रकार का चीन का क्या था? विचारक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, 5 का ए नंबर। आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि लियोंग किचाओ कौन था? देखिए लियोंग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो लियोंग किचाओ जो था ना, वो एक प्रकार का चीनी सुधारक था। क्या था? चीनी सुधारक, यानी कि 6 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन, हुआ हवो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए वियतनाम में हुआ था ये आंदोलन, और कब शुरू हुआ था? ए नंबर 1939, बी 1949, सी 1950, डी 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 7 का क्वेश्चन नंबर सही, 7 का ए नंबर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको मिला के चलना है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, और ईमानदारी से मिलाना, ये नहीं कि मैं यहाँ पे 7 का ए लिख रहा हूँ तो आप लोग भी लिख लिए, नहीं, आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो को पोस्ट कर लेना है, और ऑप्शन पढ़ के आपको राइट आंसर पहले अपना जो लगेगा वो लिखना है, फिर मेरा आंसर देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? हो ची मी, न्यूमैन आ, राजा फूड्स और हुइन फूस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हो ची मी। ठीक है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मी, यानी कि 8 का ए नंबर। ठीक है, चलिए आप लोग को तो आंसर पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने बनाया था? स्वराज पार्टी दो महानतम लोगों ने बनाया था। पहला एक था मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और दूसरे थे CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाया था। ठीक है, चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? इन दोनों में से ही कोई थे, तो कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 9 नंबर का कितना हो गया? 9 का सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? देखिए साइमन, आप लोगों को पता होगा जब आप लोग भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं साइमन कमीशन जब भारत आता है तो साइमन कमीशन को क्या कर दिया जाता है? गो बैक साइमन कमीशन, इस ये कहकर नारा दिया जाता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो कमीशन था ना, इसमें एक भी भारतीय भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए ये आया कब था, भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? देखिए हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन डी मोहन चंद करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 11 का कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये इसका प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर, यानी कि 12 का ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, बताइए गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए हरदयाल, ऑप्शन बी पी मिश्रा, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरदयाल। ठीक है, चलिए यानी कि 13 का कितना था सही हुआ? 13 का ए नंबर। आई होप आप लोग लिखते चल रहे होंगे, क्योंकि लास्ट में आप लोग को कमेंट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ। इसी से आप लोग का टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। और इस वीडियो का कम से कम 3 से 4 बार आप लोग को देख लेना ताकि सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, और इतिहास में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न भी आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी? देखिए खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ था? ठीक है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हो गया था। ठीक है, तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुआ था? ऑप्शन पहले देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1924 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो खलीफा पद जो है ना तुर्की में कब समाप्त हुआ था? 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर, यानी कि 40 नंबर का कितना हो गया राइट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 14 नंबर का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? देखिए आप लोगों को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ था? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। उस दिन कौन सा दिन था? काल वैसाखी का दिन था। ठीक है, उसका मेला लगा हुआ था। और वहाँ का जो सैनिक कमांडर था वो था कौन? जनरल डायर था। ठीक है, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। तो आप बताइए कि इस जलियांवाला हत्याकांड बाग की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति, ऑप्शन नंबर बी डायर समिति, ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन नंबर डी चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इस समिति का
इस समिति में सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, तो 16 नंबर का कितना सही हुआ? 16 का ए नंबर। आप लोग लिखते चल रहे होंगे। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉरी, 16 नहीं, 15 था, मिस्टेक से मैंने 16 बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का कितना था? ए। ठीक है, अब आएगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? देखिए, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय का ही उपनाम है शेर ए पंजाब। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, 16 नंबर का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर में क्या पूछा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप लोगों को पहले ही बताया मैंने कि स्वराज दल को बनाने वाले दो महान नेता थे, उनमें से पहला था मोतीलाल नेहरू और दूसरा था चित्तरंजन दास। लेकिन स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कि 17 का डी नंबर क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लगे 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए, 1915 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो इसी समय में 1915 में काबुल कहाँ है? ठीक है, तो काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पाकिस्तान। ठीक है, काबुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? बरकतुल्ला को, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र प्रताप को, ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया था? उसी दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा, क्योंकि संविधान भी उसी दिन को लागू किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर डी 1 मार्च 1932 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। और इसी दिन को 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है, क्यों लागू किया गया? ये दिन इसीलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था पूर्व में, इसीलिए संविधान बन के रेडी कब हो गया था? बताइए। 26 नवंबर 1949 को संविधान रेडी हो गया था, बट लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो 19 का कितना सही हो गया? 19 का बी। ठीक है, आई होप आप लोग करते चल रहे होंगे कॉपी में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। ठीक है, उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, चलिए, तो जैसे बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारत में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उस आंदोलन का क्या नाम था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है ना, इसका श्रेय जाता है किसको? बताइए। बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य से भी फेमस है, लोकमान्य तिलक। ठीक है, इन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया था। कब किया था? बंगाल विभाजन के बाद में। ठीक है, तो चलिए, आपका 20 नंबर का कितना हो गया? 20 का बी। ठीक है, ज़्यादातर बी ऑप्शन ही सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है, आपको आता है तो भी लगाना है, नहीं आता तो थोड़ा देखना है कि राइट आंसर क्या है, लेकिन लगाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए, 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन नंबर बी हेडगेवार, ऑप्शन नंबर सी 1926 चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी 1928 लालचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1925 बी हेडगेवार। ठीक है, चलिए, तो 22 नंबर का आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर्थिक मंदी आया था ना, जो विश्वव्यापी बहुत ही भयानक अकाल जो आया था, ये कब आया था आर्थिक मंदी में? ये 1929 को आया था। कब आया था? 1929 को। चलिए, यानी कि 23 का ए नंबर सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश को पड़ा? देखिए, सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी का असर किस देश को पड़ा था? प्रथम इस विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा अगर पड़ा था इम्पैक्ट तो वो अमेरिका में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर, यानी कि 24 का ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका अर्थ है बताइए। जो 16वीं सदी थी ना, उस समय सारी दुनिया एक सामने आ रहे थे एक दूसरे के, उसी को लिखा गया कि सिकुड़ने लगी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संसार के देश एक दूसरे से दूर जाने लगे थे। ऑप्शन नंबर बी, संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे। ऑप्शन नंबर सी, संसार के देश एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बी पे क्या है कि संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे 16वीं सदी में। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है कि दुनिया सिकुड़ने लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस द्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। ऑप्शन सी, एशिया। ऑप्शन डी, अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एशिया। एशिया को ही कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है, तो 26 का सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा ने किस देश की खोज की थी? बताइए। वास्को डिगामा भारत 3 बार आ चुका है। कितना बार? 3 बार। पहली बार कब आया था? 1498 को। ठीक है, और ये आया कहाँ था? केरल में। सबसे पहले ये कहाँ आया था? केरल में। केरल में कहाँ पे आया था? कौन सा बंदरगाह पे आया था? तो कोचीन। ठीक है, कहाँ आया था? कोचीन में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? भारत का। ऑप्शन ए। ठीक है, तो 27 नंबर का ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब विश्व आर्थिक मंदी आया, कब आया? 1929 को। तो उस समय भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, तो चलिए देखिए, आयात निर्यात बढ़ गया, आयात निर्यात घट गया, आयात बढ़ गया या निर्यात घट गया। सबसे पहले तो आप लोगों को जानना आयात क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद निर्यात क्या होता है। आयात का मतलब है कि किसी भी देश से कुछ भी मंगाना अपने देश में। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका से हम लोग गेहूं मंगा रहे हैं, अपने देश में मंगा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे कि अमेरिका से भारत गेहूं आयात करता है। ठीक है, लेकिन अगर भारत कोई चीज़ दूसरे देश को भेजता है, जैसे भारत ने श्रीलंका को चावल दिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे? भारत ने श्रीलंका को चावल निर्यात किया। निर्यात मतलब अपने देश से बाहर गया। ठीक है, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तो 27 का बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात घट गया था 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है, ये जानना जरूरी है। एशिया महाद्वीप में दो बड़े देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत। अब तो भारत चीन को पीछे भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि 2021 में हुआ नहीं जनगणना, इसीलिए, नहीं तो अब होगा तो पता चल जाएगा कि कौन आगे है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो एशिया को ही मानव का घर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28 का डी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप किलो किन महाद्वीपों में जाकर बसे थे? देखिए, जो 19वीं सदी थी ना, उस समय पे जो यूरोप के किलो मतलब जो किले थे, वो किन महाद्वीपों में जाके बैठ गए थे? ए नंबर अंटार्कटिका महाद्वीप, बी नंबर यूरोप महाद्वीप, सी नंबर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, डी नंबर अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न। ठीक है, और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि किसका कितना सही हुआ। जिसका 15 से कम होगा उन लोगों को घबराना नहीं, उन लोगों को इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देख लेना है। इतिहास से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि इस तरह का जो सेशन है ना, मैं बार बार लेके आऊँगा ताकि सारा इतिहास आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। तो इसका क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा गया है, तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या एशिया महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप, यानी 30 का डी नंबर सही है। ठीक है, तो ये था इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन। इसी तरह का मैं
पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। इतिहास के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे लेके आऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं और आप लोगों को रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन करने के लिए इस तरह के बूस्टर क्लासेस को लेके आऊँगा मैं, ठीक है। ये एक तरह से बूस्टर का काम कर रहा है, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपको पता भी चला कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना नहीं गलत। अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा तो आप लोग को फिर से क्या करना, रिवीजन करना, और इस क्लास को 4 से 5 बार देखना, ठीक है। तो इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का क्लास मैं लेके आऊँगा, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि सबको अच्छे से रिवीजन हो जाए और सबका एग्जाम में मार्क्स भी 80% से ऊपर आए, ठीक है। इवन मैं भी 80% से ऊपर ला चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगा, कौन सा ज़्यादा इजी लगा और आपका मार्क्स कितना आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।